नमस्ते सभी को। आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षा की प्रक्रिया का। तो शिक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन करने से पूर्व हम एक बार फिर से अपनी बैकअप क्लास रिवाइज करते हैं। तो आपको पिछली क्लासों में बताया गया था शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, और उसके बाद आपको बताया कि भाई शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आपको बताया संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों का सम्मिश्रण क्या था, शिक्षा का वास्तविक अर्थ था। अब आज की क्लास में उसके बाद आपको अध्ययन कराया जाएगा शिक्षा की प्रक्रिया का। तो अनेकों शिक्षा विद्वानों ने या शिक्षाविदों ने शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है। क्या माना है? प्रक्रिया माना है। प्रक्रिया से तात्पर्य उस क्रिया या प्रतिक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। तो प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? ऐसी क्रिया या प्रतिक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप देखते हो जब बालक विद्यालय में जाता है तो वहां पर शिक्षक क्या करता है? बालक को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास या प्रयत्न करता है, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। बदले में बालक क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, उस ज्ञान को सीखने का क्या करता है? प्रयास या प्रयत्न करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई? शिक्षा की प्रक्रिया कहलाई। तो प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? उस क्रिया या प्रतिक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। फिर आपको बताते हैं हम कि अब जैसे प्रत्येक जीव है या प्रत्येक बालक है, कुछ शक्तियों को लेकर क्या होता है? जन्म लेता है, अपने साथ कुछ ना कुछ शक्तियां अवश्य लेकर आता है। तो इन्हीं जन्मजात शक्तियों और वातावरण की शक्तियों के बीच पारस्परिक क्या होती है? क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सीखता जाता है या ज्ञान प्राप्त करता जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। अब शिक्षा की प्रक्रिया को अनेक प्रकार से क्या किया गया? उल्लेखित किया गया है। जैसे सबसे पहले अब आप शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। शिक्षाविदों ने या शिक्षा विद्वानों ने शिक्षा को क्या बताया? एक सामाजिक प्रक्रिया बतलाया है। अब सामाजिक प्रक्रिया इसलिए बतलाया है, आप भी जानते हो कि प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है, जब जन्म लेता है तो अपने साथ जन्मजात शक्तियां या क्षमताएं लेकर आता है। उसकी यही जन्मजात शक्तियां अपने भौतिक या सामाजिक वातावरण के साथ क्या करती हैं? क्रिया या प्रतिक्रियाएं करती हैं, जिसके फलस्वरूप बालक क्या होता है? बालक या व्यक्ति का सीखना होता है। जैसे प्रत्येक जीव अपने साथ जन्म से क्या लेके आता है? स्वर यंत्र यानी कि कंठ। प्रत्येक जीव अपने साथ ध्वनि उत्पन्न करने वाला क्या लेकर आता है? स्वर यंत्र या कंठ। और इस कंठ से वो किस भाषा का उच्चारण करेगा, किस प्रकार की ध्वनि उच्चारित करेगा, यह किस पर निर्भर करता है? उसके आसपास के वातावरण पर, उसके आसपास के सामाजिक परिवेश पर, उसके आसपास के घरेलू परिवेश पर, उसके घर में परिवार या पड़ोस या समाज में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती होगी उसी भाषा को बालक क्या करेगा? अनुकरण करेगा, और अनुकरण के द्वारा उसे सीखेगा, और उसी भाषा को बालक अपने कंठ से क्या करेगा? उच्चारित करेगा। तो आप देख रहे हो बालक लेके तो जन्म से क्या आया? शक्ति लेके आया, क्या? उच्चारण करने वाली ध्वनि यंत्र कंठ। लेकिन उससे उच्चारित उसने क्या किया? जो सामाजिक परिवेश की भाषा है उसका उसने क्या किया? उच्चारण किया। इसलिए विद्वानों ने इसको शिक्षा को क्या बताया? एक सामाजिक प्रक्रिया बतलाया है। नंबर 2, शिक्षा एक सतत, अनवरत, अविरल प्रक्रिया या जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये।
विद्वानों ने शिक्षा को क्या बताया? सतत, अनवरत, अविरल या जीवन पर्यंत प्रक्रिया बतलाया है। सतत का अर्थ आप जानते हो, लगातार। अनवरत का अर्थ होता है बिना रुके, यानी बिना रुके चलने वाली, यानी लगातार चलने वाली। अविरल का अर्थ होता है सघन या लगातार ही बोल सकते हो। जीवन पर्यंत का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु तक। तो आप देख रहे हो विद्वानों ने क्या बताया है? शिक्षा को एक सतत, अनवरत, अविरल या जीवन पर्यंत प्रक्रिया बतलाया है। हमने भी आपको शिक्षा के व्यापक अर्थ में बताया कि शिक्षा बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली क्या प्रक्रिया है, जहाँ बालक अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपनी मित्र मंडली से, अपने सामाजिक परिवेश से या पास पड़ोस से, अपने व्यवसाय स्थल से, अपनी यात्रा से, अपने मनोरंजन साधनों से, मेलों से, तमाशों से, तीज से, त्योहारों से, उत्सवों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है। जीवन पर्यंत, जीवन भर सीखता है। तो आपको वहां बताया शिक्षा के व्यापक अर्थ में कि भाई शिक्षा के व्यापक अर्थ में सारा संसार क्या है? शिक्षा का क्षेत्र है। प्रत्येक प्राणी, यहाँ तक कि प्रकृति भी शिक्षक है और प्रत्येक प्राणी शिक्षार्थी। और बालक का संपूर्ण जीवन क्या है? शिक्षा का काल है। तो वही जो व्यापक अर्थ है वो उसकी किस प्रक्रिया को दर्शाता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत, अनवरत या अविरल प्रक्रिया, यानी ये लगातार चलती है, कभी भी रुकती नहीं है। बालक का जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है? उसका सीखना होता है या शिक्षा प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए इसको क्या बोला? सतत या अनवरत, अविरल या जीवन पर्यंत प्रक्रिया बोला है। अब नंबर 3, शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट। अब सर्वांगीण विकास मतलब संपूर्ण विकास, उसके प्रत्येक पक्ष का शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। अब आप याद करो गांधी जी की परिभाषा। गांधी जी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। यानी सर्वांगीण विकास मतलब टोटल डेवलपमेंट, हर दृष्टिकोण से। शारीरिक रूप से भी बालक को हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बनाया जाना चाहिए। मानसिक रूप से बालक को उसकी उच्चतम बौद्धिक योग्यता तक पहुंचाना भी शिक्षा का क्या है? लक्ष्य या उद्देश्य रहता है। फिर आपको बताया बालक को सामाजिक रूप से भी कुशल बनाया जाना चाहिए। बालक में सामाजिक चेतना जागृत की जानी चाहिए, जिससे वो अपने सामाजिक परिवेश में क्या बिठा सके? समायोजन या तालमेल बिठा सके। बालक में संवेगात्मक समझ भी विकसित की जानी चाहिए। बालक में संवेगात्मक गुण, सकारात्मक, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, संवेदना, सहानुभूति आदि गुण क्या है? उसमें प्रविष्ट कराए जाने चाहिए। उसमें संवेगात्मक बुद्धि का भी विकास किया जाना चाहिए। यानी संवेगात्मक रूप से भी उसको क्या बनाना है? परिपक्व या मैच्योर्ड बनाना है। इसी प्रकार उसका नैतिक, चारित्रिक या आध्यात्मिक पक्ष, प्रत्येक पक्ष में उसको क्या बनाना है? टोटल डेवलपमेंट यानी विकसित या परिपक्व बनाना ही शिक्षा का क्या है? लक्ष्य रहता है। तो आप देख रहे हो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, यानी शिक्षा बालक के प्रत्येक पक्ष को विकसित करने पर क्या देती है? बल देती है। अगला, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन कहें या अनुकूलन कहें, शिक्षा समायोजन या अनुकूलन की प्रक्रिया है। एडजस्टमेंट प्रोसेस। अब शिक्षा विद्वानों ने बताया कि शिक्षा क्या है? समायोजन या अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब अनुकूलन या समायोजन आप जानते हो क्या कहलाता है? प्रत्येक जीव का अपने वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करने का जो गुण है क्या कहलाता है? अनुकूलन
कहलाता है। जैसे अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, तो हम देखते हैं ग्रीष्म काल में हम अपने शरीर का या अपने जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। और उस सूती वस्त्रों में अधिक से अधिक हम लाइट कलर वाले यानी सफेद वस्त्रों को अधिक पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्वाभाविक सी बात है, सफेद वस्त्र वो सूर्य के प्रकाश को वापस क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं या हमें कम गर्मी अनुभव कराते हैं। जबकि जैसी सर्दियां आएंगी तो हम ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने वातावरण के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकें, अनुकूलन कर सकें। तो शिक्षा क्या है? समायोजन की प्रक्रिया या अनुकूलन की प्रक्रिया भी, क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक जीव को, प्रत्येक बालक को या प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजित होना सिखलाया जाता है, ताकि वो समाज में आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और उसको सामाजिक कुशलता प्रदान करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। तो इसलिए शिक्षा क्या है? समायोजन या अनुकूलन की प्रक्रिया है। अगला, शिक्षा एक गतिशील व प्रगतिशील प्रक्रिया है। डायनामिक या प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो विद्वानों ने बताया है कि शिक्षा क्या है? एक गतिशील एवं प्रगतिशील प्रक्रिया, यानी शिक्षा का स्वरूप, उसका संगठन, उसका पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हो प्राचीन शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में गुरुओं के द्वारा शिष्यों क्या शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उस समय गुरुकुलों में आप देखते थे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शास्त्र क्या थे? उसका पाठ्यक्रम, अस्त्र शस्त्र क्या होते थे? उसका पाठ्यक्रम होते थे। और शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का था? जो शिक्षार्थी होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनको वहीं गुरुकुल में रहना पड़ता था और वहाँ ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता था। उनका सिर मुड़वा दिया जाता था, ठीक है जी। और जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक वहीं उनकी आवासीय व्यवस्था होती थी। और वहाँ शिक्षण की जो पढ़ाने की जो विधि थी, मुख्य रूप से क्या थी? व्याख्यान पद्धति थी। व्याख्यान पद्धति के द्वारा उनको क्या किया जाता? समझाने का प्रयास किया जाता था। उसके बाद फिर उनको क्रियात्मक रूप सिखलाया जाता, यानी करके सीखना सिखाया जाता था। जैसे अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए उनको क्या प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता। उसके बाद आप देखते हो गुरुकुल पद्धति के जाने के बाद फिर आया विद्यालय स्वरूप। तो विद्यालय स्वरूप में बालक आप देखते हो 4 से 6 घंटे तक विद्यालय में जाता है। वहाँ बालक को एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार निश्चित विधियों के द्वारा निश्चित प्रकार का ज्ञान होता है या निश्चित प्रकार का पाठ्यक्रम में जानबूझकर क्या किया जाता है? सिखाने का प्रयास किया जाता है। और विद्यालय पद्धति में सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है और इसकी अपेक्षा जो प्रयोगात्मक पक्ष है, क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष है, उस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि भाई शिक्षा का स्वरूप भी बदला, संगठन भी बदला, शिक्षण विधियां भी बदली और पाठ्यक्रम भी बदल गया। विद्यालय व्यवस्था में आप देखते हो अस्त्र शस्त्र या शास्त्रों की शिक्षा लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित हो चुकी है। उसके बाद अब आ जाओ आधुनिक शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति। अब ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में आप देख रहे हो बिल्कुल भी क्या है? बालक को विद्यालय भी जाने की जरूरत नहीं है। बालक अपने घर में ही, कहाँ पे? घर में ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो बालक अपने घर में ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो आप देख रहे हो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में पूरी तरीके से क्या है? शिक्षण की विधियां परिवर्तित हो गई। आप देख रहे हो साहब यहाँ पे शिक्षा का स्वरूप या संगठन भी पूरी तरीके से बदल गया। किसी भी प्रकार के विद्यालय या गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है। तो यही है, शिक्षा का स्वरूप, संगठन, उसका पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार क्या होती रहती हैं? बदलती रहती हैं। इसलिए जिसके कारण इस शिक्षा को क्या बोला है? गतिशील एवं प्रगतिशील प्रक्रिया बोला गया है, जिसके आधार पर बालक अपने विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या आवश्यक संशोधन करते हैं। अब अगला है शिक्षा एक द्विध्रुवीय द्विपक्षीय या
द्विमुखीय प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? एक द्विध्रुवीय या द्विपक्षीय या द्विमुखीय प्रक्रिया है। अब इसे किसने बताया द्विपक्षीय? जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स नाम के विद्वान थे, इन्होंने शिक्षा को द्विपक्षीय या द्विमुखीय या द्विध्रुवीय प्रक्रिया बतलाया। इन्होंने बताया कि शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। शिक्षा प्रक्रिया कितने पक्ष होते हैं? एक पक्ष होता है शिक्षक और दूसरा पक्ष होता है शिक्षार्थी। यानी शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष होते हैं और ये दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने का क्या करते हैं? प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो जो सिखलाने वाला पक्ष होता है वो शिक्षक कहलाता है और जो सीखने वाला पक्ष होता है वो क्या कहलाता है? शिक्षार्थी कहलाता है। और यह प्रक्रिया इन दोनों के बीच चलती रहती है। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा को क्या बताया? द्विध्रुवीय या द्विपक्षीय या द्विमुखीय प्रक्रिया बतलाया। ये दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते ताकि उनके विचार एवं व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। जो सिखाने वाला पक्ष है वो क्या कहलाता है? शिक्षक कहलाता है और जो सीखने वाला पक्ष है वो शिक्षार्थी कहलाता है। और इन दोनों के बीच शिक्षा प्रक्रिया को लेकर आपस में क्या चलती रहती है? पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है या पारस्परिक अन्योन्य क्रिया चलती रहती है। अगला, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय या त्रिपक्षीय या त्रिमुखीय। अब यह किसने बताया? जॉन डीवी। अब देखो, एक अन्य विद्वान थे जॉन डीवी, कुछ किताबों में डीयूवी भी दिया है, ठीक है जी, बात एक ही है। तो इनमें जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या त्रिध्रुवीय या त्रिपक्षीय या त्रिमुखीय प्रक्रिया बताया है। यानी जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षा के तीन पक्ष होते हैं। नंबर एक शिक्षक, नंबर दो शिक्षार्थी और नंबर तीन सामाजिक पक्ष। यानी जॉन डीवी ने शिक्षा के तीन पक्ष या तीन ध्रुव या त्रिमुखी प्रक्रिया इसको बतलाया है। इसका एक पक्ष होता है शिक्षक, दूसरा पक्ष होता है शिक्षार्थी, तीसरा पक्ष होता है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष यह निर्धारित करता है कि बालक को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएं ताकि बालक में आवश्यक सामाजिक कुशलता, सामाजिक जनचेतना जागृत की जा सके, उसके विचार एवं व्यवहारों में आवश्यक क्या क्या परिवर्तन किए जाएं। यह सारी चीजें कौन निर्धारित करेगा? उसका सामाजिक पक्ष निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार शिक्षा का जो शिक्षा प्रक्रिया उसका तीसरा पक्ष क्या होगा? सामाजिक पक्ष हुआ। इस सामाजिक पक्ष को हम क्या कह सकते हैं? पाठ्यक्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के आधार पर ही बालक को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए, कौन कौन से उसके विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन किए जाने चाहिए, ये सारी चीजें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? पाठ्यक्रम या सामाजिक पक्ष के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो शिक्षा क्या है? त्रिध्रुवीय, त्रिपक्षीय या त्रिमुखीय प्रक्रिया है जिसमें दो पक्ष सीखने सिखाने वाले दोनों पक्ष शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच पाठ्यक्रम को लेकर क्या होती है? परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है या शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। इस आधार पर शिक्षा क्या है? त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। अगला, शिक्षा जीवन की तैयारी। शिक्षा जीवन की तैयारी की प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा क्या है? जीवन की तैयारी की प्रक्रिया। आप भी देखते हो या आप भी जानते हो, माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं? उसके पीछे उनका अंतिम उद्देश्य या मंशा क्या होती है? तो आप देखते हो प्रत्येक माता पिता की अंतिम मंशा यही होती है कि जब यह बालक परिपक्व या मैच्योर्ड हो जाए तो ये अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए क्या हो जाए? जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए सशक्त हो जाए, उनका सामना करने के लिए क्या हो जाए? सामना करने के लिए सर्वगुण संपन्न हो जाए, हर समस्या का प्रत्येक समस्या का समाधान करने योग्य हो जाए, जिससे क्या है? बालक को किसी भी प्रकार की यदि समस्या आए या
तो उसका वो समाधान अपने बुद्धि और विवेक से कर सके। आप भी जानते हो बिना शिक्षा के प्रत्येक जीव है, प्रत्येक मानव है, पशु तुल्य उसका जीवन होता है, उसी के पास किसी भी प्रकार का बुद्धि एवं विवेक है वो उसका नहीं होता है, हमेशा दूसरों पर पराश्रित या परजीवी की बात जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इसलिए आप देखते प्रत्येक माता पिता की मंशा यह होती है बालक को विद्यालय में कराने के पीछे कि जब यह बालक वयस्क हो, परिपक्व हो, तो यह शिक्षा के द्वारा इतना सर्वगुण संपन्न हो जाए कि जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का अपनी बौद्धिक योग्यताओं से अपनी क्षमताओं से क्या कर सके, उनका समाधान कर सके। इसलिए शिक्षा को क्या जीवन की तैयारी की प्रक्रिया भी कहा गया है। अगला, शिक्षा विचार एवं व्यवहार, विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन की प्रक्रिया है। अब यहाँ ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन की प्रक्रिया। परिवर्तन का अर्थ होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो आप देखते हो विज्ञान में आपने पढ़ा हुआ भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होना, बदलना, या एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अब आप देखते हो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप फ्रिज में पानी लेकर कटोरे में रख देते हो और वो किसमें परिवर्तित हो जाए, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो उसकी क्या बदलेगी? अवस्था बदलेगी। क्या बदली? उसकी अवस्था बदलेगी। पहले वो द्रव अवस्था में था और बर्फ जमने के बाद या बर्फ बनने के बाद कौन सी अवस्था में आएगा? ठोस अवस्था में। तो पहली चीज तो ये समझो, विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन होना किसके द्वारा हो रहा है? शिक्षा के द्वारा। दूसरा होता है परिमार्जन, यानी माजना या सुधार किया गया या आदर्श रूप तैयार होना। ध्यान रखना, परिवर्तन में केवल बदलना होगा, व्यक्ति का क्या होगा? उसके विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो उसके विचार को व्यवहार में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, सोच बदल सकती है, बदलेगी, लेकिन वो सुधार या आदर्श रूप में हो ये आवश्यक नहीं है। यह कब होगा? जब उसके विचार एवं व्यवहार में परिमार्जन भी होगा। जैसे परिवर्तन का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे पहले जब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, अनपढ़ हमारा समाज होता था, तो प्राय यह कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें घर के कामकाज की ही जिम्मेदारी दी जाती थी, वो घरेलू कामकाज के लिए ही बनी हुई होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता गया तो हम देखते हैं अब हमारी यह सोच बदल गई। अब हमारी सोच क्या है? भाई लड़कियां भी लड़कों से बेहतर हर क्षेत्र में क्या कर सकती हैं? अपना प्रदर्शन कर सकती हैं या हुनर दिखला सकती हैं। तो ये तो क्या हुआ? परिवर्तन। परिमार्जन का अर्थ होता है माजना, यानी बहुत अच्छे स्तर पर अपने विचार और व्यवहारों को ले जाना, अपने कर्म को बहुत उत्कृष्ट स्तर पर ले जाना, क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इसको समझा सकता हूँ और आप समझोगे भी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ वाल्मीकि जी की। किनकी? महर्षि वाल्मीकि जी की। तो आपने सुना होगा या जानते भी होंगे, जो महर्षि वाल्मीकि जी थे प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे, और इनका नाम क्या था? रत्नाकर डाकू। क्या नाम था? रत्नाकर डाकू था। और वैसे तो ये रत्नाकर या महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के पुत्र थे, लेकिन इनका एक भिलनी ने इनको क्या है, इनके घर से चुरा लिया था। प्रचेता के घर से इनको चुरा कर ले आई और अपने यहाँ इसका पालन पोषण किया। अब स्वाभाविक सी बात है, उस परिवार का, उस भिलनी परिवार का क्या था? जो व्यवसाय था वो राहगीरों को लूटना ही था, चोरी डकैती ही करना था। तो स्वाभाविक सी बात है, आप भी जानते हो अधिकांश जो परिवार का व्यवसाय होता है या पैतृक जो व्यवसाय होता है, अधिकांश पीढ़ी या अधिकांश बच्चे उसी व्यवसाय में क्या हो जाते हैं? संलिप्त हो जाते हैं या करने लग जाते हैं। यहाँ उनके साथ भी यही हुआ।
तो रत्नाकर डाकू भी क्या करते, जो जंगल से होकर राहगीर निकलते थे, जो यात्री निकलते थे, उनको लूटपाट करते थे उनके साथ, और उनकी सारी जो भी धन दौलत या उनके साथ जो कुछ भी होता उसे छीन लेते थे, और अगर ज्यादा या तो कोई विरोध करता तो उसे मार भी देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल के रास्ते से नारद ऋषि होकर गुजर रहे थे, तो इन्होंने नारद ऋषि को पकड़ लिया, इनने और इनके गैंग के जो साथ में व्यक्ति थे उनने किसको, नारद ऋषि को पकड़ लिया, और नारद ऋषि से कहा कि लाओ महात्मा जी, अब आपके पास जो कुछ भी हो वो हमें सुपुर्द कर दो, हमें दे दो, और नहीं दोगे तो हम आपको काट देंगे या मार देंगे। तो काटना मारना स्वाभाविक सी बात इनका काम ही था। तो नारद ऋषि 2 पल के लिए शांत रहे और देखते रहे रत्नाकर को, आंखों में आंखें डाल के उन्हें क्या करते रहे, देखते रहे। अब नारद जी बोले ठीक है, मैं जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा, मेरे कुछ प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। कि नहीं जवाब आप कुछ नहीं, जो कुछ भी है दो। कि नहीं, एक छोटा सा ही प्रश्न है, आप मुझे जवाब दे दो। कि चलो पूछो तो महात्मा। अच्छा ये बताओ, आप जो ये काम कर रहे हो, अन्याय पूर्ण कार्य, अनैतिक कृत्य, आपराधिक काम है, कृत्य आपराधिक, तो इस आपराधिक कृत्य का जो दंड मिलेगा अपराध का, उस दंड को केवल आप ही भोगोगे या जिनके लिए आप ये काम कर रहे हो वो भी भोगेंगे? तो रत्नाकर डाकू बोला कि अरे नहीं, स्वाभाविक सी बात है, मैं काम कर रहा हूँ, इस काम से जो भी मुझे सेविंग्स होती है, अर्निंग्स होती है, वो मैं अपने परिवारजनों के जीवन निर्वाह में खर्च करता हूँ, तो इसका जो दंड मिलेगा अपराध का वो भी भोगेंगे। कि अच्छा, क्या फिर भी विचार करो कि वो इस अपराध का जो दंड है वो भी भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? कि नहीं भोगेंगे। कि नहीं, फिर भी विचार करो। अब 2-3 बार जब नारद ऋषि ने ऐसा रत्नाकर डाकू से कहा, तो रत्नाकर डाकू थोड़े से विचार युक्त हो गए और शांत मुद्रा में चले गए 2 पल के लिए। अब रत्नाकर डाकू, और रत्नाकर डाकू चुप रहे, तो नारद ऋषि ने कहा अच्छा ऐसा करो, अगर नहीं आप कन्फर्म हो तो आप अपने परिवार में जाके एक बार पता कराओ, मैं जब तक यहीं बैठा हूँ। तो रत्नाकर डाकू को उनकी ये बात सटीक लगी, अच्छी लगी, तो रत्नाकर डाकू ने कहा ठीक है, इसको इनको ऋषि को यहीं बंदी बना के रखना, पेड़ से बांध के, मैं अभी अपने परिवार में पूछ कर आता हूँ, फिर बतलाता हूँ। रत्नाकर डाकू अपने घर गए। घर गए तो दरवाजे पर उनके पिताजी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं जो आपराधिक कृत्य करता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ, लूट खसौट करता हूँ, उनकी जो भी धन संपत्ति होती है उन्हें छुड़ा लेता हूँ उनसे, तो इस अपराध का जो दंड मिलेगा उस दंड को मैं ही भोगूंगा या उसमें आप भी भागीदार बनेंगे उस दंड को भोगने में? तो उनके पिताजी बोले भाई काम आप कर रहे हो और जो कर्म करेगा उसी को उसका फल मिलेगा, तो हम इसका दंड नहीं भोगेंगे। अब रत्नाकर डाकू, अब वो पिताजी थे, प्रतिक्रिया में कुछ बोलने से तो रहे, बस हताश और निराश हो गए और शांत मुद्रा में अंदर घर के प्रवेश कर गए। अंदर घर के प्रवेश किए तो उन्हें अपने पत्नी और पुत्र मिले। तो पत्नी से उनने पूछा कि जो मैं आपराधिक कृत्य कर रहा हूँ, इस आपराधिक कृत्य का जो मुझे दंड मिलेगा उसमें आप मेरे शरीक होगी, भागीदार होंगे या नहीं होंगे? तो उनकी पत्नी का भी वही जवाब था कि भाई आप कर्म कर रहे हो तो इस कर्म का फल भी आपको ही भोगना है, हमें इस अपराध का जो दंड मिलेगा उसमें शरीक या भागीदार नहीं होंगे। यही वाणी या यही उत्तर उनके पुत्र ने भी दिया। इतना सुनने के बाद रत्नाकर डाकू का मन और मस्तिष्क और हृदय पूर्णतः क्या हो गया, परिवर्तनशील हो गया, परिवर्तित हो गया, और उनमें अपने पिता जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के गुण थे वो प्रादुर्भाव हो गए, उनके अंदर वही भावना प्रादुर्भाव हो गई, और वो वहां से रोते विलाप करते हुए, अश्रुधारा बहाते हुए दौड़ते दौड़ते वापस नारद ऋषि के पास आए और उनके चरणों में गिर गए। अब नारद ऋषि ने कहा क्यों, क्या हुआ भाई, अभी तो बहुत अच्छा गए थे आप, हाँ तेज तर्रार ध्वनि थी आपकी और हिंसक थे, आक्रामक थे, अब इतने शांत सौम्य और सहनशील कैसे बन गए? तो रत्नाकर डाकू बोले मुझे माफ करो ऋषिवर, आपने कहा वो शाश्वत सत्य है, लेकिन अब मुझे इस अपराध का जो दंड मिलेगा तो मैं इस अपराध के लिए अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ, किस तरीके से मुझे इस अपराध के दंड से मुक्ति मिलेगी? तो नारद ऋषि ने कहा कि ऐसा करो, आप भगवान श्री राम का नाम जाप करो। किसने कहा? भगवान श्री राम के नाम का
जाप करो। अब स्वाभाविक सी बात है, रत्नाकर डाकू था, जीवन भर उसने लोगों को मारा काटा था, तो राम का नाम कहाँ से ले पाता। तो रत्नाकर डाकू बोला कि भाई ये राम का नाम नहीं मैं ले सकता, मैंने जिंदगी भर मारो काटो यही बोला है, तो मुझे ऐसा कोई अच्छा मार्ग दिखाओ जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुम नहीं बोल पाते हो राम, तो ऐसा करो मरा मरा बोलो। क्या बोलो? मरा मरा। अब आप देखते हो तो रत्नाकर डाकू बोला हाँ ठीक है, ये मरना मारना तो मेरा काम है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ। तो अब रत्नाकर डाकू मरा मरा बोलने लगे। अब आप देखते लगातार जब आप मरा मरा बोलोगे तो वो क्या निकल के आएगी? ध्वनि लगातार बोलने पर राम राम निकल के आएगी। इस प्रकार क्या था कि रत्नाकर डाकू भगवान श्री राम के नाम का उल्टा स्मरण करने लगे, और इतनी उन्होंने उनकी कठोर साधना की भगवान श्री राम की कि उनके शरीर पर चींटियों का घर, मिट्टी का बना हुआ चींटियों का घर, जिसको क्या कहते हैं? बांबी। क्या कहते हैं? बांबी। बांबी बन के तैयार हो गई, और उनकी कठोर आराधना से, कठोर उपासना से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और उन्हें इतनी बौद्धिक शक्ति दी कि आप जाओ भगवान श्री राम का जीवन चरित्र लिखोगे। तो भगवान श्री राम का जो रामायण लिखी वो किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। और तभी से भगवान ब्रह्मा जी ने रत्नाकर डाकू को क्या नाम दिया? वाल्मीकि नाम दिया, क्योंकि जो चींटियों का घर होता है मिट्टी का बना हुआ जो उनके शरीर पर बन गया, उसको हम क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। तो इसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर से क्या बन गया? वाल्मीकि पड़ गया। तो आप देख रहे हो, पहली चीज महर्षि वाल्मीकि जी को शिक्षा किससे मिली? नारद ऋषि से। तो उनके विचार और व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जो पहले ही वो यह सोचते थे कि भाई जो मैं अपराध का कृत्य कर रहा हूँ, इसका दंड जो मिलेगा, जो अपराध का दंड मिलेगा, उसमें मेरे परिवारी जन सभी शरीक होंगे, सहभागी होंगे, ये विचार परिवर्तित हुआ। तो ये तो हुआ परिवर्तन। बात समझ रहे हो? विचार एवं व्यवहार में शिक्षा के द्वारा परिवर्तन। दूसरी स्थिति परिमार्जन। परिमार्जन में क्या होगा? मैंने आपको बताया मांझना या सुधार किया गया या आदर्श रूप में तैयार हो जाना। फिर उन्होंने अपना क्या किया? व्यवहार एवं विचार का परिमार्जन किया। फिर उन्होंने वो हिंसा आक्रामकता छोड़ दी, शांत सौम्यता सहनशीलता धारण कर ली, परोपकारी व्यक्ति बन गए। और आप देख रहे हो फिर वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में क्या हुए? महर्षि वाल्मीकि के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत हुए, और भगवान श्री राम और उनके जीवन चरित्र पर आधारित उन्होंने क्या लिखी? रामायण लिखी। तो ये क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को खुद को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन की भी प्रक्रिया है, यानी विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन होता है। और शिक्षा की अंतिम जो प्रकृति है, शिक्षा की प्रकृति विज्ञान व कला दोनों है। तो आप देख रहे हो शिक्षा की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों इसलिए क्योंकि शिक्षा में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ प्रयोगात्मक या क्रियात्मक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आप देखते हो शिक्षा में वैज्ञानिक विषयों का, जैसे जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र या भौतिक शास्त्र, इनका भी अध्ययन किया जाता है। इनके जो नियम एवं सिद्धांत है उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हो जो विज्ञान की तकनीकी है, विज्ञान में जो अनुसंधान हो गया उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या लाया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। ये आप आज ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो सारी वैज्ञानिक तकनीकी है, जिसका इस्तेमाल हम किसमें कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए शिक्षा की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। इसके साथ साथ आप देखते हो शिक्षा में सामाजिक विज्ञान, समाज शास्त्र या मनोविज्ञान जैसे विषयों का भी अध्ययन या अध्यापन कार्य किया जाता है या करवाया जाता है, जिसमें आप देखते हो मुख्य रूप से किस पर? शिक्षण पर विशेष ध्यान या जोर दिया जाता है। वहां बालक को अधिक से अधिक क्या? कुशलता, क्या कुशलता प्रदान करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। और कुशलता क्या है? किसी भी कार्य को बार बार करने से उस कार्य को करने में जो निपुणता आ जाती है, जो सरलता और सहजता आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कुशलता कहते हैं। और किसी कार्य को बार बार करने की जो कुशलता है, निपुणता है, वही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो आप देख रहे हो शिक्षा की प्रकृति कैसी? कला एवं विज्ञान दोनों है। तो आप देख रहे हो जैसे किसी भी कार्य को बार बार करने से उस कार्य को करने की जो कुशलता या निपुणता आती है, उसी को क्या कहते हैं? कला। तो आप देखते पृथ्वीराज चौहान जी थे,
जो महाराज क्या राजा पृथ्वीराज चौहान थे वो आंख बंद करके भी क्या करते थे, लक्ष्य का भेदन कर देते थे। या राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा दशरथ, वो भी शब्द वेदी बाण छोड़ देते थे, यानी शब्द बिना किसी जीव को देखे हुए जहाँ से शब्द का क्या हुआ है उद्भव हुआ है वहां से आप देखते बाण छोड़ते और सीधा वहीं शब्द जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है वहीं जाके लगता था। तो ये बार बार अभ्यास करने से उनका क्या हुआ, उस कार्य को करने में कुशलता आ गई। तो इसलिए तो बड़े कलाकार आदमी हो आप तो यही है शिक्षा की प्रकृति क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। तो आज हमने यह अध्ययन किया शिक्षा की प्रक्रिया का। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल साइको रीड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या या प्रश्न है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हो। जय हिंद, जय भारत।